A very good day to everyone. This is Ankita Arora, Study Made Easy, starting with the very important chapter Appointment and Qualification of Director. If I talk about Companies Act 2013, तो Companies Act 2013 के हिसाब से जो चैप्टर है चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का है. रूल कौन सा लगता है यहाँ रूल लगता है द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014. इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जो डेटा बैंक बनता है उसका भी रूल है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न. इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है, सो दैट जब भी हम आंसर लिखेंगे ये दो चीज़ें लिखेंगे तो ऑब्वियसली देर इट विल बी समथिंग कि यस हम लोग लॉ की लैंग्वेज और लॉ को पूरा इंटरप्रिटेट सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं. स्टार्टिंग सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 149. सेक्शन नंबर 149 से 172 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए. सबसे पहले सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक है. सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 किसके लिए है? ये कहता है कि एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है. डायरेक्टर का मतलब क्या है? जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 में दिया है कि डायरेक्टर इज अ पर्सन जो अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. वो पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किया है. तो अपॉइंट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि आपको 3 चीज़ें करनी होगी अपॉइंटमेंट करते वक्त. सबसे पहले कंसेंट लेना होता है, अजम्पशन ऑफ ऑफिस होता है एंड रिजोल्यूशन होता है. यहाँ पे कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं है कि पहले कंसेंट, पहले अजम्पशन, पहले यहाँ पर रिजोल्यूशन. सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए कि रिजोल्यूशन पास करना होगा, कंसेंट होना चाहिए डायरेक्टर का, and third thing assumes office, assumption of the office is compulsory. Back to section 149 subsection 1. सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बोलता है ये जो आपने डायरेक्टर की बात कही है ऑलवेज एन इंडिविजुअल डायरेक्टर होने चाहिए. 149 सबसेक्शन 2, 149 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाती है. मिनिमम अगर हम कंपनीज डिवाइड करें तो पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी होती है. तो मिनिमम ओपीसी में 1 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए. और मैक्सिमम तीनों ही तरह की कंपनी में 15 डायरेक्टर्स आर नीडेड. हाउएवर कंपनी को ऐसा लगता है, कैसा लगता है कंपनी को? ये तो एक्ट ने लिमिट प्रोवाइड की है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 15. लेकिन अगर हमारी कंपनी को 15 से अबाउ डायरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें एक बार हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखना है. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने 15 डायरेक्टर्स ही लिखे हैं और सपोज मुझे अब अपॉइंट करने हैं 18 डायरेक्टर्स, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा मीटिंग में. जनरल मीटिंग में क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा फॉर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करेंगे थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है. आर्टिकल को आप अमेंड करेंगे, 15 से 18 पे लेके आएंगे. अब आर्टिकल परमिट करता है 18 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए. अब जितने भी डायरेक्टर, सपोज हम 18 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर हमारी कंपनी में लेट से 15 डायरेक्टर हैं, मुझे 3 और डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो इन 3 डायरेक्टर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इंडिविजुअली पास होगा. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इंडिविजुअली पास क्यों होगा, एक साथ क्यों नहीं? तो याद करते हैं वो सेक्शन जहाँ लिखा है 2 or more डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन. सिंगल रेजोल्यूशन से हम क्या नहीं कर सकते? 2 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते. सेक्शन 162 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली. अब उसी में लिखा है लेकिन अगर आप चाहो तो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर एक साथ भी अपॉइंट कर सकते हो. लेकिन अब उससे पहले फिर से एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी को जनरल मीटिंग में. अब वो रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई हम एक साथ इन सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं एक ही रिजोल्यूशन में. तो क्या आप लोग मानते हैं ये बात? तो अब सब लोग वोट करेंगे. तो जितने लोग वोट कर रहे हैं, द पर्सन हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं,
इवन अ सिंगल पर्सन शुड नॉट बी इन अगेंस्ट, एक भी पर्सन अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया कि हाँ भाई एक साथ सारे डायरेक्टर्स हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। इसके बाद आपको मेजॉरिटी देखनी है, मतलब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अब एक साथ सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। दो चीज़ें हो गई, या तो एक बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर लिया आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, और इंडिविजुअली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप पास करते जाओ हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। और ये नहीं तो जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने अमेंड करवा लिया स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, अब एक और स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल नहीं यहाँ पे रेजोल्यूशन ये चाहेगा जिसमें एक भी पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, कि हम एक साथ एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू 2-4 डायरेक्टर या बहुत सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद एक ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसमें सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपॉइंट हो जाएंगे। दैट वाज सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 2, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर की बात की है। अब इसी में एक प्रोवाइजो आता है, और प्रोवाइजो क्या बोलता है, वुमेन डायरेक्टर के लिए। यहाँ बोलता है यहाँ पे कम से कम एक लिस्टेड कंपनी जो है, एक लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स तो होना ही चाहिए। लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो बिल्कुल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर इज़ नीडेड। फिर यहाँ पे अब वुमेन डायरेक्टर और कहाँ चाहिए, तो देखो पब्लिक कंपनी में तो डेफिनेटली चाहिए। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इस कंडीशन में यस वुमेन डायरेक्टर इज नीडेड। चलो भाई वुमेन डायरेक्टर आ गई है, वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी अगर वुमेन डायरेक्टर की आती है तो गौर से ध्यान से थोड़ा सुनना। वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर इमीडिएट नेक्स्ट नॉट लेटर देन, देखो लिखा क्या है, हमको अगर वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर की आती है इट शुड बी फुलफिल्ड अर्लियर, जितनी जल्दी हो सके फुलफिल करना है, बट नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन में क्या लिखा है, तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी के डेट से 3 महीने के अंदर, या फिर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इससे लेट मत करना, इससे लेट आपको नहीं करना है। इसका मतलब जब कैजुअल वैकेंसी आती है, यहाँ पे जब वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी आ रही है तो इसे फुलफिल कौन कर रहा है, वुमेन डायरेक्टर की इस वैकेंसी को फुलफिल कर रहा है कौन, हमारा बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद बोला है कि सपोज करते हैं, क्या सपोज करना है, तो यहाँ पे बोला है कि सपोज अगर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी है तो ज़रूरी है कोई और वुमेन डायरेक्टर ही आएगी। तो यहाँ पे हमें बोलना है कि अगर डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी है, अगर जो वैकेंसी है वो डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी है, तो उस केस में यस एक डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर ही आएंगी। उस केस में क्या होगा, डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी पे वुमेन डायरेक्टर ही आएगी। लेकिन सपोज करो एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर, कोई एक वुमेन डायरेक्टर चली गई तो उनकी प्लेस या तो खाली भी रह सकती है या फिर कोई और कोई और पर्सन भी आ सकता है। इसकी जगह क्या है, कोई और कैपेसिटी में पर्सन आ सकता है, या और कोई कैपेसिटी। डायरेक्ट मैन क्यों नहीं लिखा है, मैन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे प्लेस ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सही तरीके से लॉ ने ऐसी बात कही है। अब इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद क्या है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल की बात करता है, 149 सबसेक्शन 2 मिनिमम मैक्सिमम, और हमारे किसकी बात करता है, हमारे लिए बात करता है वुमेन डायरेक्टर की, जो प्रोवाइजो के थ्रू है। फिर 149 सबसेक्शन 3 आता है। 149 सबसेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, तो ये बोलता है कि रेसिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी में एटलीस्ट एक, क्योंकि वर्ड लिखा है एवरी कंपनी, तो एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। अब रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब है जिसका
182 डेज या उससे ज़्यादा रहना हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में। एमसीक्यू है ऐसा एक कि अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है एक डायरेक्टर का, तो यहाँ पे जनरली हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं डीटी में, ठीक है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें फेमा में तो उसमें भी हम प्रीवियस ईयर का ही देखते हैं, पर जब हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा उन्हें रहना होगा, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए रेसिडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली है, क्या बोला है, अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेटली आपको क्या देखना होगा, नंबर देखने होंगे। प्रोपोर्शनेटली क्या देखने होंगे, नंबर्स देखने होंगे। एक पॉइंट हमारा वुमेन डायरेक्टर का और था कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 6 मंथ के अंदर वुमेन डायरेक्टर क्या हो जानी चाहिए, अपॉइंट हो जानी चाहिए। तो ये है हमारा 149 सबसेक्शन 1, 149 सबसेक्शन 2 एंड 149 सबसेक्शन 3 दैट वाज रिलेटेड टू रेसिडेंट डायरेक्टर। अब 149 सबसेक्शन 4 से 149 सबसेक्शन 13 तक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राज करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। बोलेंगे कि एक वुमेन डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनकी वैकेंसी हो गई, तब क्या करें। तो बहुत प्रिसाइसली आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या सेक्शन लगेंगे, कैसे लगेंगे, इंडिपेंडेंट का कहाँ पे मुझे लॉजिक लगाना है, कहाँ वुमेन डायरेक्टर का लॉजिक लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं एमटीपी आरटीपी में जहाँ वुमेन डायरेक्टर को वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बताते हैं। तो 2 सेक्शंस को इस तरह से यहाँ पे मर्ज करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करें तो पहले नॉर्मल सारी बातें करते हैं, फिर इसके क्राइटेरिया को देखेंगे। कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए। हर एक लिस्टेड कंपनी में क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसका कितना होना चाहिए, तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ इज इक्वल टू और मोर देन 10 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट इज greater than, only greater than, it is not equal to here, greater than 50 करोड़। तो इस केस में डायरेक्टर क्या हो जाए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है मिनिमम 2। अब जैसे कि लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में तो सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग ऑडिट कमिटी भी चाहिए। कंपलसरी हमें क्या चाहिए होती है वहाँ पे, ऑडिट कमिटी। तो यहाँ पे अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में क्या आएगा, ऑडिट कमिटी भी आएगा। और साथ ही साथ लिस्टेड कंपनी में तो आपको LODR के रेगुलेशंस भी चेक करने होंगे। तो एक बार हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी के केस में आपको जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो डायरेक्ट 1/3 नहीं होता है, वहाँ पे 1/3 की जगह साथ साथ आपको एक बार ऑडिट कमेटी को देखना है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑडिट कमेटी की बात करते हैं तो ऑडिट कमेटी जब सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है तो उस केस में क्या होगा, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में अगर 10 मेंबर है तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी बनती है 10 का, ऑब्वियसली 6, अगर 6 लोग वहाँ पे 6 कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और वहीं अगर हम यहीं पे अब LODR पे आ जाएं, क्यों LODR पे, क्योंकि जब लिस्टेड कंपनी उस पर तो LODR के रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं। और वहाँ पे क्या दिया है, 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी। वहाँ पे क्या देख के रखा है, सॉरी ये हमारा वहाँ का कोरम है, तो वहाँ पे भी ऑडिट कमेटी है, वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं। 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो करेंगे तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स से हम देखेंगे क्या
कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। तो जब याद रखना बहुत अच्छे से, अगर हम लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं तो लिस्टेड कंपनी पे LODR के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 177 एप्लीकेबल होगा, और 1/3 जो 149 सब सेक्शन 4 में दे के रखा है विच एवर इज़ हायर, इन तीनों में से आएगा, वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर लिए हैं, हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर लिए हैं, पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आते वक्त सबसे पहले क्या देना होगा। हर एक बोर्ड मीटिंग में, जो हर फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, तब उन्हें इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना होगा। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो वो एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना होगा। और व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज टू द इंडिपेंडेंस, व्हेनेवर देयर इज़ चेंज टू द सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंस, वहाँ भी इन्हें क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या एंटाइटल्ड है, क्या क्या मिलेगा। इन्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए जो सिटिंग फीस होती है, यस सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग बिल्कुल मिलेगी। इन्हें रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस ज़रूर मिलेगा चाहे बोर्ड मीटिंग या अदर मीटिंग अटेंड करने के लिए। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर, ये भी इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्हें क्या नहीं मिलेगा, नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन, इन्हें स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता है। ये बात हमें यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। फिर इसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आगे आए तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाइबल फॉर रोटेशन, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इनका जो रिटायरमेंट होता है तो ये रोटेशन वाइज रिटायर नहीं होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगर बात करें टेन्योर क्या होगा मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट हो सकता है। ईच टेन्योर मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, आई एम सेइंग मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, हर एक टर्नओवर 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको 5 ईयर्स के लिए ही अपॉइंट करना है। फर्स्ट टर्म में मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया, सेकेंड टर्म में मुझे फिर से उसे अपॉइंट करना है तो मैं अपॉइंट कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि एक पर्सन को आप फिर से अपॉइंट कर रहे हो, हमें स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में सपोज करो इन्हें 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में भी अपॉइंट कर सकते हैं, 4 ईयर्स के लिए भी, 3 ईयर्स के लिए भी, 2 ईयर्स के लिए भी, 5 ईयर्स के लिए भी, लेकिन सेकेंड टर्म में अपॉइंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन, एज वेल एज अगर मुझे सेकेंड टर्म में इन्हें रिमूव भी करना पड़ा तो सेकेंड टर्म के रिमूवल के लिए मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन ही लगेगा। रीज़न क्या है स्पेशल रिजोल्यूशन का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, फर्स्ट टेन्योर में आपको इतना काम पसंद आया कि उसे फिर से अपॉइंट किया है आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ अपॉइंट किया, अब ऐसा क्या हो गया कि उसे रिमूव करने की ज़रूरत आन पड़ी है, हमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ भी चाहिए। तो लॉजिकल है क्योंकि इंडिपेंडेंस में थोड़ा कड़क होना है, रेस्ट्रिक्शन रखने ही है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने के लिए उन्होंने बोला है अपॉइंटमेंट रिमूवल दोनों ही क्या होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही होने वाले हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ। तो उसने बोला है कि सपोज़ करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो डिक्लेरेशन वगैरह देना होता है, कभी ऐसा हो गया कि मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी इंडिपेंडेंस खो चुका है, नाउ ही इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है, अब क्या। तो अगर मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस फुलफिल नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दिया जाएगा, अब चॉइस है। चॉइस ये है कि चाहो तो आप 169 में रिमूव कर सकते हो, नहीं तो वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह कंटिन्यू कर सकता है। तो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो चाहो तो 169 में रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर कर दो, और अगर रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर नहीं करना है तो ही कैन कंटिन्यू एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल्सो। मैम
आपने क्राइटेरिया बताया था लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया था कि हमें इतने इतने में ही क्या करना है, 10 करोड़, 100 करोड़ और वो 50 करोड़ वाला क्राइटेरिया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने। सपोज 1 साल हो गया, हम इन तीनों क्राइटेरिया में किस में भी नहीं आ रहे, तो अब क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं। कंटिन्यूस 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, कंटिन्यूस 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में उस केस में क्या हो जाएगा, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की थी, एज वेल एज जो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसे और कंपनी को, उसको और कंपनी को एक शेड्यूल फॉलो करना होता है, और वो शेड्यूल कौन सा है? तो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल एज जो हमारी कंपनी है उसे क्या फॉलो करना है? शेड्यूल नंबर 6, उसे क्या शेड्यूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फुलफिल करना होगा। मैम हमने ऐसा सुना है जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट होना होता है उसे 1 लाख रुपए का क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी करेगा? बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट जैसा हमने एक चीज़ और बोली कि अगर सुनना, अभी हम कर रहे कि कहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना, तो 3 कंजिक्यूटिव ईयर तक अगर कंडीशंस फॉलो नहीं होती मत अपॉइंट करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पर अब कुछ जगहें ऐसी है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हो सकता है पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो गया, हो सकता है आपका क्या हो गया, ये एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीड हो गया, मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, उसके बाद भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी है जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी, वो कंपनी है होली ओन सब्सिडरी, और वो कंपनी है आपकी डॉर्मेंट कंपनी। ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है, ये क्या है? जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, चाहे जॉइंट वेंचर हो सकता है, डॉर्मेंट कंपनी हो सकती है, या होली ओन सब्सिडरी हो सकती हैं, ऑल्दो दे हैव फुलफिल्ड द क्राइटेरिया, स्टिल उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नंबर्स कैलकुलेट करने का, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या ये लिस्टेड कंपनी है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरी सेक्शन 177 का रेफरेंस देना और LODR का रेफरेंस देना। अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो क्राइटेरिया चेक करना और उसमें ये एक्सेप्शंस बताना कि ये अनलिस्टेड होने के बाद भी ये 3 जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिस मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ये क्या है? तुम्हारे आंसर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर रेम्यूनरेशन कमेटी की भी बात करें तो रेम्यूनरेशन कमेटी में भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा लिंक बिठाते हुए काम करना होगा। अब आते हैं हम किस पे? क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सबसे बड़ा है और सबसे काम का भी है। तो हम आते हैं किस पे? क्राइटेरिया पे। अच्छा, एक पॉइंट हमारा और छूट गया मैम, 2 टर्म तक हम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह लिए, टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, अब टर्म 3 पे भी अपॉइंट होना नहीं, 3 साल का कूलिंग पीरियड है। इस 3 साल के कूलिंग पीरियड में डायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरह आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरह आप कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रह सकते हो। तो आप किसी भी तरह कंपनी से एसोसिएट नहीं रहोगे अगर आप चाहते हो कि 3 साल बाद फिर से आप क्या बनो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ। फिर एक चीज़ और आती है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने लेस देन 5 इयर्स अपॉइंट किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लेस देन 5 इयर्स, उसे रीअपॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे उसे क्या कर दिया? रीअपॉइंट किया, और सपोज करो अब उसको रीअपॉइंट किया हमने कितने के लिए? सिर्फ 3 साल के लिए।
अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि देखो पहले 5 इयर्स था, अभी 3 साल है, ये तो 8 साल ही हुए हैं, 2 साल अभी इसके बच रहे हैं, तो एक काम करते हैं फिर से अपॉइंट कर लेते हैं। अरे आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर दोगे तब भी इसे अपॉइंट नहीं कर सकते, 3 इयर्स की कूलिंग मैंडेटरी हो जाती है। डन। तो अब चलते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बड़ा इजी सा है और इसमें मैं हैज़ कंपनी यूज़ करूँगी, हैज़ कंपनी कहीं कहीं जगह यूज़ करूँगी। हैज़ कंपनी का मतलब क्या है? हैज़ कंपनी मतलब H फॉर होल्डिंग, A फॉर एसोसिएट, S फॉर सब्सिडरी, और कंपनी तो हमारी ही कंपनी हो गई। तो ये हो गया हमारा क्या? हैज़ कंपनी। तो इंडिपेंडेंट, ये देखो 149 इज़ अ लेंदी सेक्शन, तो इसका मैं पार्ट अलग बनाऊंगी। इसके बाद हो सकता है कि हम छोटे छोटे पार्ट बनाएं या फिर एक साथ ही पूरा की पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1 है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं हो सकता? नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर या फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है, होल टाइम डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है, नॉमिनी डायरेक्टर है, ऑलरेडी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया है तुम्हारे यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए, अगर तुम्हारे यहाँ पे वो डायरेक्टर बन गया तो गलत हो जाएगा। तो ये 3 कभी भी क्या नहीं हो सकते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद जो बोर्ड के ओपिनियन में इंटीग्रिटी वगैरह रखता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? अगर आप प्रमोटर नहीं हो, यू आर नॉट अ प्रमोटर ऑफ हैज़ कंपनी, बस हो गया। आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर नहीं होने चाहिए, आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर नहीं हो सकते, आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं हो सकते। ये 2 पॉइंट हो गए आपके कवर। कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता? होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर नहीं हो सकते, आप हैज़ कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के रिलेटेड नहीं हो सकते हो, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो। इसके अलावा आपका पिक्यूनर रिलेशनशिप न था न है, हैज़ और हैड नो पेक्यूनर रिलेशन। पेक्यूनर रिलेशन मतलब कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे चीज़ें चलनी चाहिए। इन शॉर्ट में बोलूँ तो चीज़ें क्या चलनी चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पे। अगर आर्म लेंथ प्राइस पे सपोज बाहर वाली पार्टी को हमारे दे रहे हैं कि कोई चीज़ 10 करोड़ में और हमको दे रहे हैं सिर्फ 2 करोड़ में, ये तो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ, ये तो पिक्यूनर रिलेशनशिप हो गया। तो बोलते हैज़ और हैड नो पेक्यूनर रिलेशनशिप। हाँ, रेम्यूनरेशन छोड़ दो, रेम्यूनरेशन इसमें नहीं लेते। और पेक्यूनर रिलेशनशिप में हम क्या नहीं लेते? देखो, पेक्यूनर रिलेशनशिप में रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस नहीं आता, सिटिंग फीस नहीं आएगा। पेक्यूनर रिलेशनशिप में और क्या नहीं आएगा? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दैट इज अप्रूव बाय मेंबर। ये पेक्यूनर रिलेशन नहीं है, ये अप डाउन होता ही है। तो आपका ना था ना है पेक्यूनर रिलेशनशिप। पेक्यूनर रिलेशनशिप मतलब क्या? अदर देन रेम्यूनरेशन, अदर देन प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, अदर देन रीइंबर्समेंट ऑफ द रेम्यूनरेशन, या फिर 10% या फिर 10% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम। अगर आपका ट्रांजैक्शन टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन, मोर देन 10% ऑफ द टोटल इनकम, ट्रांजैक्शन की वैल्यू मोर देन 10% ऑफ द टोटल इनकम विद द हैज़ कंपनी एंड प्रमोटर डायरेक्टर। उसके प्रमोटर डायरेक्टर से भी अगर आपका क्या है, देखो प्रमोटर डायरेक्टर से हैज़ कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू टोटल इनकम के 10% से भी ज़्यादा है, तो इस केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ लिखा है हैज़ मतलब था, कितना पुराना? प्रीसीडिंग 2 ईयर्स या करंट ईयर। हैड मतलब क्या है? पुराना। तो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर्स अगर आपका पेक्यूनियर रिलेशन या फिर 10% से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन ऑफ द टोटल इनकम रहा है या फिर था है मतलब करंट ईयर में है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर
आपका रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटी हैज़ कंपनी में। आपका रिलेटिव क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटी हैज़ कंपनी में कभी भी। अब वो कभी भी क्या, करंट ईयर में भी नहीं कर सकता और प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर में रिलेटिव आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ एक लिमिट दी है। अगर रिलेटिव क्या करता है, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस, इतना होल्ड करता है। और जो भी आंसर आया उसका एक बार कंपैरिजन कर लो। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अगर कुछ दे के रखी है तो उसमें से विच एवर इज लेस, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कुछ दी है तो उसमें से विच एवर इज लेस। तो 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल विच एवर इज लोअर, इसका फिर मुझे कंपैरिजन किससे करना होगा, इसका कंपैरिजन मुझे किससे करना होगा, इसका कंपैरिजन मुझे हायर सम दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड उससे करना होगा। तो अगर कुछ हायर सम है तो इसमें से भी फिर से मुझे कंपेयर करके चेक करना है विच एवर इज लोअर। तो इतना ही क्या होगा, आपको अलाउ होगा, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। फिर इंडेटनेस आता है। तो अगर आप हैज़ कंपनी को इंडेटेड हो, उनसे कुछ उधार लेके रखा है, हैज़ कंपनी या उसके प्रमोटर डायरेक्टर से, हैज़ कंपनी या उसके प्रमोटर डायरेक्टर से आपने क्या किया है। अब देखो याद पता है क्या रखना, प्रमोटर डायरेक्टर कहाँ कहाँ आ रहा है। तो प्रमोटर डायरेक्टर मेरा अभी पेक्यूलर रिलेशनशिप में आया, मेरा इंडेटनेस में क्या आया है, प्रमोटर डायरेक्टर आया। अगर इंडेटेड टू द हैज़ कंपनी एंड प्रमोटर डायरेक्टर है तो 50 लाख से ज़्यादा का इंडेटनेस अगर हो जाता है एनी टाइम प्रीवियस 2 ईयर या फिर करंट ईयर में, तो यहाँ पे आप क्या हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इनफैक्ट अगर आपने गारंटी प्रोवाइड की है इन रिलेशन टू द इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द हैज़ कंपनी, इट्स प्रमोटर एंड होल्डिंग का डायरेक्टर, यहाँ स्पेसिफिकली याद रखना गारंटी में डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग ही है, बस सिर्फ होल्डिंग का ही डायरेक्टर है। तो अगर आपने क्या किया है, गारंटी प्रोवाइड की है, किसकी गारंटी प्रोवाइड की है, थर्ड पर्सन के इंडेटनेस की गारंटी हैज़ कंपनी को प्रोवाइड की, उसके प्रमोटर को प्रोवाइड की, या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को प्रोवाइड की जिसकी वैल्यू 50 लाख से अबाव है ड्यूरिंग प्रीवियस 2 ईयर्स या फिर करंट ईयर में, तो ये जो पर्सन है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। या फिर किसी और तरह का पेक्यूनियर रिलेशनशिप आपका हैज़ कंपनी से है, किसी और तरह का क्या है, पेक्यूनियर रिलेशन आपका किससे है, हैज़ कंपनी से आपका किसी भी तरह का पेक्यूनियर रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है पेक्यूनियर रिलेशनशिप की वो 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम, ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम का 2% और मोर है, तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ध्यान से मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अगर आप प्रमोटर हो, कहाँ पे, हैज़ कंपनी के प्रमोटर या रिलेटेड टू द प्रमोटर ऑफ हैज़ कंपनी हो, या पिक्यूनियर रिलेशन या ट्रांजैक्शन वैल्यू 10% मोर देन 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द हैज़ कंपनी, प्रमोटर डायरेक्टर है। या फिर रिलेटिव होल्ड करता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन हैज़ कंपनी, उसमें भी वही प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का फंडा याद रखना है, और पेक्यूनियर में भी 2 ईयर्स का फंडा और करंट ईयर का फंडा याद रखना है। देन अगर यहाँ पे रिलेटिव की बात है तो 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर, और इसको फिर कंपेयर करना है हायर वैल्यू दैट हैज़ बीन परमिटेड उससे। फिर इसके बाद इंडेटनेस अगर आपकी हैज़ कंपनी और प्रमोटर डायरेक्टर से है, 50 लाख से ज़्यादा है। फिर इसके बाद गारंटी प्रोवाइड की फॉर द थर्ड पर्सन टू द हैज़ कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी मोर देन 50 लाख, तो यहाँ पे भी प्रीसीडिंग 2 ईयर करंट ईयर का फंडा है। और अगर पेक्यूनियर रिलेशनशिप आपका रहा है हैज़ कंपनी से 2% और मोर ऑफ द टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, तो इस केस में भी क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट, ना तो आप ना आपके रिलेटिव, neither himself nor his relative hold the position of key managerial personnel or is an employee of a company। देखो, ना तो आप ना आपके रिलेटिव, ना तो आप ना आपके रिलेटिव ने की मैनेजरियल पर्सन की पोस्ट होल्ड करके रखी है हैज़ कंपनी में,
या फिर एम्प्लॉय हो आप हैज़ कंपनी के, या फिर क्या हो, एम्प्लॉय हो हैज़ कंपनी के। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट में पिछला 3 साल देखा जाता है, प्रीवियस 3 ईयर्स में। आपको आज अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोज किया, आज से 3 साल पुराना आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। क्या KMP थे? हाँ KMP थे। आप थे? हाँ। आपके रिलेटिव KMP की पोजीशन पे थे? हाँ थे। सॉरी भाई, आप हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। 3 साल पहले आपका एम्प्लॉयमेंट था, हाँ मेरा खुद का एम्प्लॉयमेंट था, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। 3 साल पहले आपका रिलेटिव एम्प्लॉयड थे वहाँ पे, हाँ रिलेटिव एम्प्लॉय में थे, आप फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, क्योंकि रिलेटिव के लिए ये एम्प्लॉय वाली कंडीशन फॉलो नहीं की जाती है। फिर इसके बाद अगर आप एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर रह चुके हो पिछले 3 सालों में ऐसी किसी फर्म के, जो फर्म ऑफ ऑडिटर है, फर्म ऑफ कंपनी, आपका फर्म ऑफ ऑडिटर है, फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट ऑडिटर के फर्म में आप क्या रह चुके हो, एम्प्लॉय, पार्टनर, या फिर क्या रह चुके हो, इज़ और हैज़ बिन द एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर प्रीवियस 3 सालों में। अगर आप हैज़ कंपनी के जो ऑडिटर हैं, हैज़ कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट ऑडिटर है, उनकी फर्म में अगर आप एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर रहे हो पिछले 3 साल में, या फिर लीगल या कंसल्टेशन फर्म जो है हैज़ कंपनी की लीगल या कंसल्टेशन फर्म है जिनसे वो लीगल एडवाइस लेते हैं, उनके साथ आपका जो ट्रांजैक्शन है 10% और मोर है, यहाँ 10% भी काउंट होगा। 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर है, 10% और मोर किसका है, ग्रॉस टर्नओवर का। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इस केस में भी मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, इस केस में भी कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो। यहाँ मैंने फोकस किया है 10% और मोर दोनों है लीगल में। तो जहाँ पे मैंने आपको पेक्यूनियर रिलेशनशिप बताया था हैज़ कंपनी उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ प्रीवियस 2 ईयर्स में, तो वहाँ पे एक्सीडिंग 10% है, पर यहाँ पे 10% भी काउंट होगा लीगल वाले केस में। फिर इसके बाद आप या आपके रिलेटिव 2% और मोर, 2% और मोर, यू एंड योर रिलेटिव टुगेदर, यू और योर रिलेटिव टुगेदर 2% और उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर कंपनी की होल्ड करते हो, या फिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हो किसी ऐसे एनपीओ के जो रिसीव कर रहा है 25% से ज़्यादा हैज़ कंपनी या उसके प्रमोटर से, सिर्फ प्रमोटर है या डायरेक्टर नहीं है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर किसी ऐसे एनपीओ के हो जो रिसीव करता है हैज़ कंपनी या उसके प्रमोटर से 25% से ज़्यादा, या 25% रिसीव कर रहा है, या फिर आप होल्ड करते हो 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर तुम हमारे यहाँ 2% से ज़्यादा या 2% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम्हें 25% या उससे ज़्यादा का हैज़ कंपनी के प्रमोटर से अगर रिसीव हो रहा है, तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। These are all the criteria for independent director and this complete section 149। यहाँ हमारा पूरा सेक्शन जो है सेक्शन 149 कवर अप होता है। इट वॉज अ लेंदी सेक्शन, आई एग्री, इसलिए पूरा टाइम देके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 5-5, 6-6 सेक्शन एक साथ लेते जाएंगे, तो जस्ट बी रेडी। इस क्लिप को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं तरह की छोटी मोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के आते हैं। तो जस्ट लिसन टू दिस, अच्छे से सुनो। थोड़ा सा लेट ज़रूर है, बट अगर कुछ बच्चे जो अब तक भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही सारे ऑडियो आपको यूट्यूब पे भी स्टडी मेड ईजी पे मिल जाएंगे, और जो लोग यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि स्टडी मेड ईजी का टेलीग्राम चैनल है जहाँ कुछ PDF वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो सब भी अपलोड होता है। सो जस्ट ज्वाइन दैट, सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, और यहाँ पे भी प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।